वालेकुम, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे अगेन। तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग वायरस चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो तीसरा वायरस है दैट इज़ हर्पेंजीना। ठीक है, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हम लोग पढ़ चुके हैं, देन वायरसिला दूसरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड वन इज़ हर्पेंजीना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर्पेंजीना जो है वो कॉज कौन करवाता है, मतलब उसका कॉजेटिव एजेंट मेनली पता होना चाहिए, क्योंकि वायरल डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है कौन करवाएगा, एक वायरस करवाएगा, दैट इज़ ओके। तो इट विल और इट इज़ कॉज बाय कॉक्सैकी वायरस। सही हो गया। अब कॉक्सैकी वायरस भी कौन से, स्पेशली जो उनके टाइप ए वायरसेस होते हैं ना, वो करवाते हैं हर्पेंजीना। ठीक है, तो टाइप ए में भी कौन कौन से टाइप इन्वॉल्व होते हैं मेजरली। ठीक है, तो इट इज़ A16, देन A8 होता है, उसके अलावा A22 होता है, देन वी हैव B3 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये 4 मेजरली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हर्पेंजीना कॉज करवाने में। ओके, देन वी हैव जो है, अब इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, राइट। तो क्या पढ़ा, कॉक्सैकी वायरस जो है वो क्या कॉज करवाता है, हर्पेंजीना। कौन से कॉक्सैकी वायरस करवाते हैं, मेनली टाइप ए। टाइप ए में भी क्लासेस है, सब क्लासेस है ना, तो टाइप ए में भी A16, A8, A22 एंड देन B3 ये जो है ना वो करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि भाई हर्पेंजीना का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। ठीक है, दैट इज़ मेनली टाइप ए वायरस, कॉक्सैकी वायरस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इनकी कैसे होती है, इनकी वाया सलाइवा होती है। ठीक है, और वाया कंटामिनेटेड फीसेस। मतलब ये होता है कि अगर किसी के सलाइवा में, ये है सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, किसी बंदे ने कोई छींक मारी, या नहीं छींक तो नहीं बोल सकते, खैर कहीं पे थूक दिया लाइक दिस, वो जाके किसी को लगा, या फिर ना फीसेस से किसी का कांटेक्ट हो गया है क्या, तो इस तरह से वो जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, क्लिनिकल फीचर्स सही है, मैं अगेन बोलूँगी क्योंकि ये वेसिकुलोबुलस डिजीज़ है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी वेसिकल्स ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेनली आपने याद रखनी है कि ये जो डिज़ीज़ है ना दैट इज़ वेसिकुलर एनेंथेम। ये क्या है एक्चुअली, अब देखिए यहाँ पे ना 2 टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी एक्जेंथीम, दूसरी होती है हमारी एनेंथीम। ठीक है, एक्जेंथीम का मतलब ये होता है कि आपके जो रैशेस हैं ना, रैशेस हों कहाँ पे, ऑन स्किन। ये जो हमारी स्किन होती है, अगर इस पर रैशेस हो रहे हैं इट इज़ एक्जेंथीम। और अगर यही रेशेस सेम आपके कहाँ पे हो, म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो। ठीक है, यानी कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ एनेंथीम। एक्जेंथीम रैशेस ऑन द स्किन, और एनेंथीम जो रेशेस हैं आपके वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो। सही बात है। उसके अलावा तो ये जो आपकी हर्पेंजीना डिजीज़ है, ठीक है, ये एनेंथीम है, वेसिकुलर एनेंथीम। वेसिकल्स इरप्ट होंगे कहाँ पे, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, और आपको जो रैशेस दिखेंगे वो कहाँ पे दिखेंगे, वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिखेंगे। ठीक है, स्किन पे नहीं दिखेंगे। किसी भी किस्म की एक्जेंथीम इसके अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ एनेंथीम होता है, यानी कि आपके रैशेस होंगे कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, राइट। तो उसके अलावा अगर इसका एज ग्रुप मोस्टली देखा जाए ना, कि भाई इसका एज ग्रुप क्या है, यानी कि कौन से एज वाले बंदों पे ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो 3 to 10 ईयर्स के जो किड्स होते हैं ना, ये मेनली उन पे अफेक्ट करती है। अडल्ट पे भी समवट करती है, लेकिन ये उनका जो है ना, ये इनकी मेजर एज ड्यूरेशन है, दैट इज़ 3 to 10 ईयर्स, यानी इन बच्चों में वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है, अब देखो एज ग्रुप हो गया, देन वी हैव ओके
सबसे पहले पहले क्या होगा, हम लोग क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं ना, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखते हैं हम लोग, सिम्टम्स। तो पेशेंट आएगा तो पहले पहले क्या होगा, उसको सिम्टम्स होंगे। कौन कौन से सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, ठीक है। जब वायरस इंक्यूबेट होगा, यानी कि जो है तकरीबन उसका शॉर्ट ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, ठीक है, वायरस फॉर सपोज आया भाई, अब उसने क्या करा, अब उसने सिम्टम्स कॉज करवाए, ठीक है। तो पेशेंट को क्या क्या होगा, फीवर, ठीक है, मलेज, दैट इज़ कि पेशेंट अनकम्फर्टेबल फील करेगा, बिल्कुल डिस्कम्फर्टेड होगा, बेचैनी सी होगी पेशेंट को, राइट। देन उसके बाद डिस्फेजिया, ठीक है। एंड देन हमारे पास सोर थ्रोट, गले में खराश, वो खुश्क गला हो जाता है ना, तो गले में खराश सी हो जाती है, दैट इज सोर थ्रोट, ठीक है। तो ये पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सिम्टम्स जैसे ही होंगे उसके बाद इंट्रा ओरल आपको क्या दिखेगा, इंट्रा ओरली यू विल फाइंड कि भाई पेशेंट को जो है ना वो वेसिकुलर इरप्शंस हुई, ठीक है, वेसिकुलर इरप्शंस होंगी, ठीक है, वेसिकुलर इरप्शंस होंगी, राइट। अब कौन सी साइट इन्वॉल्व होगी, मेनली आपकी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, फोकल पिलर्स। होपफुली आप लोगों को पता होगा कि फोशल पिलर्स क्या होता है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फोशल पिलर्स की जो है वो पिक दिखा दूंगी। ये भी इंट्रा ओरल पार्ट ही होते हैं, जैसे सॉफ्ट पैलेट है तो फोकल पिलर्स भी होते हैं, जिसके आसपास टॉन्सिल्स वगैरह जो है, टॉन्सिल्स नहीं वो, हाँ। और जो तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ जो है आपकी टॉन्सिल्स। अच्छा, फोकल पिलर्स जो होते हैं ये ओरल कैविटी का ही पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, जिनके बीच में टॉन्सिल्स लोकेट करते हैं। सारे टॉन्सिल्स नहीं, हाँ, एक मैं बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे टॉन्सिल्स के भी ना टाइप्स होते हैं, जैसे लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल और पैलेटाइन टॉन्सिल। तो जो आपके पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं ना, पैलेटाइन वर्ड जो है ना वो फोकल का है, यानी फोशल पढ़ो आप लोग या फोकल बोलो, आपकी मर्जी है, सही है। प्रोनाउंसिएशन इशू हो जाता है सम टाइम्स, ओके। तो जो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल है वो जो है फोकल पिलर्स के बीच में लाई करता है, इस तरह से बने होते हैं ओरल कैविटी में। आई विल शो यू थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो ये जो है मेनली उसकी लोकेशन होती है। अच्छा, एक बात बताना भूल गई, दैट इज़ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब ये होता है कि सोलो ना कर पाए पेशेंट, जो है ना उसको डिफ़िकल्टी हो सोलो करने में, राइट। तो क्या बोला मैंने, इंट्रा ओरली वेसिकुलर इरप्शंस होंगी, ये 3 साइट्स होती हैं जो आपने मेनली याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ तकरीबन विदिन 4 to 6 डेज़ चलती है, उसके बाद जो है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है कि हाइपरजीना इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, ये इट सेल्फ ख़त्म हो जाती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन जो है उसकी नीड नहीं पड़ती, या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, एक्सेप्ट कि भाई उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड फॉर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरजीना, बिकॉज इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, सही हो गया। तो ये 4 to 6 डेज़ तक चलती है, ठीक है, उसके बाद जो है ख़त्म होगी। लेकिन यस, इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, दैट इज़ डिफ्यूज इरिथमेटस फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सिंपली हर्पनजीना के अंदर आपका कॉक्सेकी वायरस होता है, दैट इज़ टाइप ए करवाता है। टाइप ए में भी कौन सा, A16, AB, A22, B3, ये 4 वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। देन ट्रांसमिशन में 2 रूट्स, बाय मीन्स ऑफ सलाइवा, बाय मीन्स ऑफ कंटामिनेटेड फीसेस। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गया, वेसिक्यूलर इनथीम होती है। एक्जेंथीम का मतलब क्या होता है, रैशेस स्किन में, जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता। देन इनथीम होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे रैशेस होते हैं, हाँ, आप लोगों को इसमें दिखेंगे, लेट मी शो यू इन द बुक, ठीक है। तो एज ग्रुप जो है वो 3 to 10 होता है, जो कि यूजुअली इन्वॉल्व होता है।
ओके अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें, लेट मी जूम। ओके ये आप लोगों को रैशेस दिख रहे होंगे ना यहाँ पे रेड रेड कलर के ना, तो ये बेसिकली हर्पेंजीना होता है। इसको प्राइमरी जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 करवाता है, तो उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाना इसको मुश्किल होता है, इसलिए वो इसकी डीडी में आ जाता है, दैट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक हो गया। तो ये हर्पेंजीना की पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर, राइट। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, हाँ क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आएगा विथ क्या होगा, उसको फीवर, मलेज, बेचैनी सी होगी, डिस्फेजिया होगी, पेशेंट सोलो नहीं कर पाएगा, सोर थ्रोट होगा पेशेंट को, ठीक है, गला खुश्क खराश वाला। इंट्राओरली देन आप लोग देखेंगे कि वेसिकुलर इरप्शंस होंगी, कौन कौन सी साइड पे होंगी, सॉफ्ट पैलेट, फोकल पिलर्स, टॉन्सिल्स, ये 3 मेन साइड्स हैं, ठीक है। देन 4 to 6 डेज़ के लिए परसिस्ट होगा, यानी कि इतने टाइम के लिए चलेगा, उससे ज़्यादा जो है ना ये नहीं चलता और खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाता है। डिफ्यूज इरिथमेटस फेरेंजाइटिस जो है वो पाई जाती है, ठीक है। बाकी एक्ज़ेंथीमा वगैरह कुछ भी नहीं होता, राइट। ओके सो इसकी जो डीडी है दैट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैंने आपको बोला कि इट इज़ प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस, ठीक है, प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस, ठीक है। ये जिसको हम लोग टाइप 1 हर्पीस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो कि ये कॉज करवाता है, ठीक है। तो इसकी डीडी में ये आ गया। उसके अलावा एक और डिजीज़ है दैट इज़ HFM, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। नेक्स्ट जो होगी वो हम लोग यही डिस्कस करेंगे, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है। और ट्रीटमेंट डीडी में आप दोनों ये दोनों याद रख लें, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बोला इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि इसकी ये कोई ट्रीटमेंट की नहीं। ओके सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि फोकल पिलर्स कौन से होते हैं। ये अगर आप लोग देखें ये दोनों, ये पीछे वाला और ये आगे वाला, ये जो आपको इस तरह से ना कर्व नज़र आ रहा है दोनों साइड से, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला जो होता है दैट इज़ एंटीरियर फोकल पिलर, क्योंकि ये आगे आ रहा होता है, और ये पीछे जो है आपका जो है पोस्टीरियर जो है आपका फोकल पिलर होता है। और इनके दरमियान में अगर आप लोग ये चीज़ देखें, ये दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल। टॉन्सिल बेसिकली लिम्फ नोड्स ही होते हैं जो कि माउथ के एरियाज़ में कुछ कुछ पाए जाते हैं, जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया, फिर ट्यूबल टॉन्सिल हो गया। इस पिक्चर में तो खैर वो दूसरे टॉन्सिल्स नहीं है, यहाँ पे ये वाला जो टॉन्सिल है दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल, ये क्लियरली विजिबल है। मैंने आप लोगों को वायरसिला जूस्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस की पिक्चर्स दिखाऊंगी क्योंकि वो बुक में अवेलेबल नहीं थी। तो हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जो कि कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को शिंगल्स इन पेशेंट्स को होते हैं, ये है एक्चुअली पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, इस तरह से होता है पेशेंट को, ठीक है। जब मैंने बोला था आप लोगों को कि नर्व के अंदर वो रिजाइड करता है तो पेशेंट को उस वक्त तक पेन और पैरेस्थीसिया होता है, देन उसके बाद जाके डिटेल में जो मैंने बताई, ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशन थी दैट इज़ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। तो ये है भाई उसकी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, ठीक है। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एक हेल्दी नर्व सेल होता है, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी नर्व सेल और यहाँ पे आप अनहेल्दी नर्व सेल देखें, डिफरेंस आपको दिख रहा है, राइट। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन थी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन थी दैट इज़ रामसे हंट सिंड्रोम, उसकी भी मैंने रखी हुई है। ओके तो ये है आपकी पिक्चर रामसे हंट सिंड्रोम की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जहाँ की फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है उसी साइड यानी इप्सिलैटरल साइड पे आपकी जो ऑडिटरी नर्व होती है वो भी डैमेज होती है, जिसमें पेशेंट को टिनाइटस यानी कि रिंगिंग ऑफ द ईयर्स, वर्टिगो वगैरह होता है। तो ये है आपकी रामसे हंट सिंड्रोम की। अगर आप लोग देखें तो ये आपकी फेस की जो बिल्कुल डेविएशन हो चुकी है, पेशेंट जो है उसकी एसिमेट्रिक स्माइल है, पेशेंट अपनी आँख को क्लोज नहीं कर पाता क्योंकि पूरी जो है फेशियल नर्व जो है उसका समझ लो चट हो गई भाई। ओके देन ये दूसरी पिक्चर है रामसे हंट सिंड्रोम की, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व पैरालिसिस होगी, ये इसको रैशेस हुए हैं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व इसमें यहाँ पे तो खैर मेंशन नहीं है दोनों पिक्चर्स में, बट जो है
इप्सिलेटरल साइड की, जहाँ की फेशियल नर्व डैमेज होती है वहीं की आपकी ऑडिटरी नर्व भी इन्वॉल्व होती है। अब लाजिम नहीं है कि एट अ टाइम हो, कुछ टाइम बाद भी हो सकती है, एट दैट टाइम भी हो सकती है, ओकेजनली भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है वो पेशेंट की कंडीशन पे। ये आपकी शिंगल्स की पिक्चर है। ये इस तरह से जा रहे होते क्रॉनिक वाले, जब पेन आपका जो है पेशेंट का पेन ख़त्म नहीं होता और जो है क्रॉनिकली शिंगल्स रहते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन करवाते हैं, दैट इज़ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जो कि मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाई। ये सिर्फ शिंगल्स की पिक्चर है। यानी कि ऐसे होता है कि आपके जो शिंगल्स होते हैं वो इनिशियली शिंगल्स होते हैं, लेकिन बाद में वो बड़े ख़तरनाक से बन जाते हैं। लेट मी शो यू पिक्चर। ये वाली अगर आप लोग पिक्चर देखें तो ये देखिए अर्ली स्टेज में किस तरह से और लेट स्टेज में किस तरह से ना रैशेस डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर पेन जो है ना वो रिप्लेस करने लग जाता है रैश को। यानी कि रैश मिट जाएंगे लेकिन आपकी जो पेन होगा ना वो हद से ज़्यादा होता है पेशेंट को। यानी कि ये जो पेशेंट है, आप अगर इस पेशेंट को देखें तो इस पेशेंट को सिर्फ शिंगल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर इस पेशेंट को देखें तो इस पेशेंट को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। और अगर आप इसकी बैक देखें तो इसकी बैक पे जो है वो रैशेस नहीं है, लेकिन जो इसको पेन होगा ना ये बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सही हो गया। ओके सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था पहले कि मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करूँगी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस चैप्टर में, जो हम लोग अभी ओरल पैथोलॉजी के अंदर वायरल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी। हमार्टोमास खैर आगे आपका जो चैप्टर है उसके अंदर मोस्टली यूज़ होगा, तो इसीलिए हमार्टोमास भी मैंने ऐड कर लिया। तो हमार्टोमास बेसिकली नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं, ये कैंसरस नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नियोप्लास्टिक का मतलब होता है कैंसरस, ठीक है, और नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब होता है जो कैंसरस ना हो, ठीक है। नॉन कैंसरस होती है, एक ओवर ग्रोथ होती है सिंपली। या ऐसे होता है कि आपका टिश्यू जो है ना, एक नॉर्मल टिश्यू है, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर उसका डिस्टॉर्ट हो जाए, डिसऑर्डर्ड हो जाए ना, तो वो जो टिश्यू है वो ओवर ग्रोथ करने लग जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल होती है वो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है। सही हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो है ये बेसिकली नॉर्मली होता है, लेकिन जो है ना आपकी डिसऑर्डर ग्रोथ होती है, यानी कि आपका एनाटॉमिकल जो टिश्यू होगा दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन सिर्फ ये ग्रोथ जो होगी ना दैट ग्रोथ इज़ जो है ना ओवर ग्रोथ होगी सिंपली। ये एनाटॉमिकली उसी लोकेशन पे होगी, लेकिन उसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कोरियोस्टोमा, ठीक है। अब वो कोरियोस्टोमा ऐसा होता है कि वो बेसिकली सेल का जो क्लम्प होता है, जो क्लस्टर बना होता है ना, वो एक टॉपिक पोजीशन पे जाके डिपॉजिट होता है। यानी कि वो सेल जो है आपका, यानी वो जो क्लम्प बना हुआ है, यानी फॉर सपोज ये आपका टंग है और यहाँ से अगर ये इसको मैं निकाल के कहीं और पे जाके प्लेस कर दूँ, दैट इज़ कोरियोस्टोमा। तो दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, हमार्टोमास और कोरियोस्टोमा। उसमें उसके अंदर एक टॉपिक साइट होती है, यानी कि साइट चेंज हो जाती है, जबकि हमार्टोमास के अंदर साइट जो है वो बेसिकली सेम रहती है। उसके बाद मैक्यूल, जो कि आप लोग बार बार देख रहे हैं, मैक्यूलोपेप्यूलर इरप्शंस। क्या होता है मैक्यूल, क्या होता है मैक्यूल, दिस इज़ मैक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लैट होता है, इस तरह से फ्लैट होता है, ठीक है। सिर्फ आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिर्फ कलर वेरिएशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कलर वेरिएशन आप लोग देखोगे, ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है, नॉर्मल स्किन से कलर वेरिएशन होगी। ये अप टू 1 सेंटीमीटर इन साइज़ होता है, ठीक है, यानी कि स्मॉल इन पेच, स्मॉल साइज़ का पैच होता है। एलिवेटेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जैसे निशान बना हुआ होता है ना, एक क्या बोलें निशान को, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, लेकिन एक छोटा सा पैच होता है, 1 सेंटीमीटर तक का ही होता है, बस उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, तो दूसरा है पेप्यूल। अब यहाँ पीछे ये टर्म भी यूज़ हुआ है कि मैक्यूलोपेप्यूलर इरप्शन, यानी कि कलर चेंज वाली, ये भी होगा और ये भी होगा। पेप्यूलर ना, ये एलिवेटेड होता है, ये सॉलिड होता है, इसको आप पल्पेट कर सकते हो, ये देखिए फोकस करके। ओके, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला जो आपका है दैट इज़ पेप्यूल, पल्पेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये लेस देन होता है तकरीबन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। उसके अलावा ये एक भी हो सकता है, लाजिम नहीं है कि ये पेशेंट को एक हो, या मल्टीपल भी हो सकते हैं,
ठीक है, यानी एक पेशेंट को 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं पेप्यूल्स, ठीक है। तो मैक्यूलोपेप्यूलर इरप्शंस होती हैं पीछे, जैसे मैंने बताया था आपको वारिसिला ज़ोस्टर वायरस में, याद है, उम्मीद है याद होगा आपको, ठीक है। देन वी हैव नोड्यूल होता है। नोड्यूल अभी तक वर्ड यूज़ नहीं होगा, आगे जो डिजीजेस है ना उसमें आप लोग काफ़ी सुनेंगे। नोड्यूल भी ग्रोथ होती है अब नॉर्मल टिश्यूज़ की ना, लेकिन ये जो है ना स्किन के यूजुअली बिलो द स्किन डेवलप होते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह के अंदर। इसकी डेप्थ 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को डिटेल में, जब हम लोग कोई ऐसी डिजीजेस स्टार्ट करेंगे जिनके अंदर ये नोड्यूल होगा, जैसे यहाँ पे सिस्ट मैंशनड है, ठीक है। ओके, ये पस्ट्यूल आया जैसे मैंने बताया था आपको वारिसिला ज़ोस्टर वायरस में ही कि पहले आपका जो है वेसिकुलर एरप्शंस होती हैं, देन वो पिस्ट्यूल में बनता है, पिस्ट्यूल से अल्सर बनता है, ठीक है। तो ये पिस्ट्यूल जो था, जो वारिसिला ज़ोस्टर था, दूसरा वाला तो herpes ज़ोस्टर था। वारिसिला ज़ोस्टर में मैंने आपको बताया था कि पिस्ट्यूल होता है, ये पस वाला होता है ना, तो अगर ये पस वाला है तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी साइज़ अप टू 1 सेंटीमीटर ही होती है। ये आप देखें, आपको दिखेगा पिस्ट्यूल फिल्ड विथ पस, ठीक है ना। तो उसके अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज़ प्लैक। ये प्लैक होता है प्लूटू लाइक ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। ये अभी आपका आप लोगों का इस चैप्टर में तो प्लैक का जिक्र नहीं है, आगे वाले जो होंगे दूसरे चैप्टर्स उनमें है। ओके, ये आई आपकी काम की चीज़। मैंने आपको बोला था कि ब्लिस्टर्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन से ब्लिस्टर्स होते हैं? क्या एक स्मॉल छोटे छोटे सा बलून लाइक स्ट्रक्चर और बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि जिनके अंदर फ्लूइड भरा आता है। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, वेसिकल्स और बुल्लास। आप जो दूसरी इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस पढ़ेंगे और उसमें बुल्ला वर्ड कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज्ड हुआ है। अभी ये जो वायरल वाली उनमें आप लोगों ने वेसिकल पढ़ा हुआ है, वेसिकल बड़ा होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक की साइज़ जो है वेसिकल जो होते हैं वो लेस दैन 5 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कितने ज़्यादा छोटे हैं ना, तो ये लेस दैन 5 mm होते हैं, और ये जो बुल्लास होते हैं ये ग्रेटर देन 5 mm होते हैं। तो ये डिफरेंस था। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि अक्सर रिपीट होती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल जो है वो पेस्ट कर दें, डाल दें, आई सेंड इंशाल्लाह। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।